बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम लिटरेरी थीरी ड्रीम्स इन साइको एनालिटिक थीरी। साइको एनालिटिकल थीरी पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ड्रीम्स और साइको एनालिटिकल थीरी दोनों का कंसेप्ट सेगमेंट फ्रॉइड ने ही दिया था। सो हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस को अंदर ही सप्रेस करके रखते हैं, उन्हें बाहर नहीं निकाल सकते। इसके मेन रीज़न है सोशल स्ट्रक्चर। जैसे हमारी सोसाइटी, हमारी मोरालिटी बहुत सारी चीज़ों को अंदर ही रोक लेती है बाहर आने से। जो हमारी कॉन्शियस डिज़ायर्स होती है वो सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, और जो हमारी अनकॉन्शियस डिज़ायर्स होती है वो सोसाइटी जो है एक्सेप्ट नहीं करती। अब उन अनकॉन्शियस डिज़ायर्स को बाहर आने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए होता है, और वो लैंग्वेज होती है राइटिंग के फॉर्म में, आर्ट। और ये डिज़ायर्स जो है अपनी लैंग्वेज खुद ही इन्वेंट करती है। इन सिंपल, psychoanalytic criticism explores or explains the language of unconscious or finds out the hidden or suppressed desires in literary cultural texts such as art, painting, text, etc. सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रीम्स से रिलेटेड कि ड्रीम्स का क्या कंसेप्ट है साइको एनालिटिक थीरी में, और लिबिडो है क्या, लिबिडो को भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। अमंग फ्रॉइड्स अर्लीस्ट राइटिंग्स वाज द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये एक बुक है, सिगमंड फ्रॉइड ने लिखी थी 1899 में, इन विच ही इंसिस्टेड दैट ड्रीम्स आर द रॉयल रोड टू द नॉलेज ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड। इन अदर वर्ड्स दैट ड्रीम्स ऑफर अ मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग waking experience. He held this theory throughout his career, even mentioning it in his last published statement on dreams, printed about the year before his death. And Freud also theorized that thinking during sleep tends to be primitive and regressive. Repressed wishes, particularly those associated with sex and hostility, were said to be released in dreams when the inhibitory demands of wakefulness diminished. So, अब ये पूरे पैराग्राफ का मतलब ये है कि सिगमंड फ्रॉइड ने ड्रीम के बारे में ये बताया था। सिगमंड फ्रॉइड जब ड्रीम्स की बात करते हैं तो इसमें ओबियसली इसके एक बुक द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स की बात आ जाती है। सो वो कहते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड का ड्रीम में डायरेक्ट एक्सेस होता है। हमारा जो माइंड है वो सोने के टाइम शट डाउन हो जाता है, यानी जब हम सोते हैं कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है और अनकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्टिव हो जाता है। यहाँ पर जो हमारी डिज़ायर्स होती है, जो सेटिस्फाई नहीं हुई होती, सप्रेस जो डिज़ायर्स होती है या फिर जो हिडन डिज़ायर्स होती है, वो ड्रीम में सेटिस्फाई होती है। ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ड्रीम्स जो हाइड और सप्रेस डिज़ायर्स होती है उन्हें रिप्रेजेंट ना करे। आगे फ्रॉइड इस बारे में कहता है कि ड्रीम्स जो होते हैं वो असल में एक टेंशन या स्ट्रगल की स्टेज होती है, जिसमें दो फोर्सेस होती हैं। पहली फोर्स होती है हमारे डिज़ायर्स की कि किस चीज़ को हम कितनी पावर से पाना चाहते हैं, ये डिज़ायर की फ़ोर्स है। और दूसरी फ़ोर्स होती है कि हमने उस डिज़ायर्स को कितनी पावर से हाइड किया है या कितनी पावर से इसे सप्रेस किया है, अपने अंदर बाहर निकलने से रोका है। मतलब अनकॉन्शियस माइंड की हमारे डिज़ायर को सेटिस्फाई करने की फ़ोर्स और सुपर ईगो की अंदर को दबाने के लिए या इनको दबाने की फ़ोर्स आपस में जब स्ट्रगल करती है तो ड्रीम प्रोड्यूस होता है। या फिर ड्रीम एक तरह का कोड होता है जिसमें कम्प्लेक्स इमेजेस होते हैं। फिर भी हम कह सकते हैं कि ड्रीम्स आर एक्सपीरियंस ऑफ रिप्रेस्ड डिज़ायर्स। दिस वाज द अनकॉन्शियस माइंड, लाइक ड्रीम्स आर लैंग्वेज ऑफ अनकॉन्शियस एंड सप्रेस्ड डिज़ायर्स। फिर फ्रॉइड बिलीव ड्रीम्स रिप्रेजेंट अ डिसगस्ट फुलफिलमेंट ऑफ अ रिप्रेस्ड विश। मतलब ये जो आपके रिप्रेस्ड डिज़ायर्स होते हैं, जो विश होते हैं, वो आपके ड्रीम्स में आते हैं, मतलब ड्रीम के फॉर्म में आते हैं। क्योंकि उस वक्त जो कॉन्शियस माइंड होता है वो शट डाउन हो जाता है, मतलब वो काम करना बंद कर देता है। जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें होती है वो आपके ड्रीम के फॉर्म में आते हैं। He believed that studying dreams provided the easiest route to understanding the unconscious. Again वही बात करें कि unconscious को समझने के लिए ड्रीम्स का होना बहुत ज़रूरी है। His theory state that dreams have two parts. फिर एक दो पार्ट्स बताए गए हैं। मैनिफेस्टेड कंटेंट विच इज़ द रिमेंबर ड्रीम आफ्टर वी वेक। मतलब एक ऐसी ड्रीम जो आपने देखी हो और आपको याद हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैनिफेस्टेड कंटेंट। उस ड्रीम को हम क्या कहते हैं? मैनिफेस्टेड कंटेंट। और उसके बाद एंड अ लेटेंट कंटेंट, दूसरा जो है लेटेंट कंटेंट है, और द ड्रीम दैट वी डोंट रिमेंबर विच इज़ कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द अनकॉन्शियस। और वो ड्रीम जो हम रिमेंबर ना कर पाए,
जब हम उठते भी हैं तो वो ड्रीम हमें याद नहीं रहती, उसको हम लेटेंट कंटेंट कहते हैं और ये अनकॉन्शियस का होता है। ही प्रपोज दैट द लेटेंट और अनरिमेंबर्ड ड्रीम कंटेंट इज कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स like the sensory impressions during the night of the dream, dream, the residues left from the day before, and the id's drives that are already part of the dreamer। ये id, ईगो, सुपर ईगो, इस पे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये है क्या, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लीजिए क्योंकि ये दोनों जो है आपस में जुड़े हुए हैं। ड्रीम का कंसेप्ट भी सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था और साइको एनालिटिकल थ्योरी का कंसेप्ट भी सिगमंड फ्रॉइड ने ही दिया है। सो वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, वो वीडियो देख के आप ये वीडियो देखें। At the beginning of the psychoanalytic movement, Freud and his followers considered dreams to be the aim of self-analysis as well as prominent part of the treatment. Dream understanding and interpretation during that time were influenced heavily by Freud's drive conflict theory. The therapy was designed to reveal the latent content of the patient's repressed sexuality and unconscious mind. To understand the dream, the therapist had to explore the latent content of the dream via the process of free association. So ये इसमें पैराग्राफ में यही बताया जा रहा है कि जो पिछले जब इसके कुलीग्स होते थे लाइक सिगमंड फ्रॉइड के, वो जब थेरेपी करते थे तो वो किस तरह करते थे कि अनकॉन्शियस माइंड में, मतलब ड्रीम की अगर बात करें तो अनकॉन्शियस माइंड में जो आपके विशेज़ होते हैं, जो आपके डिज़ायर्स होते हैं, उनको रिवील करने के लिए आपके मतलब वो जो अनकॉन्शियस माइंड में जो आपकी चीज़ें होती है वो ड्रीम की फॉर्म में आपके पास आते हैं। ड्रीम में आप जो देखते हैं ऑब्वियसली वो आपके अनकॉन्शियस माइंड से डायरेक्ट आपके ड्रीम में आते हैं, क्योंकि उस वक्त कॉन्शियस माइंड तो ऑब्वियसली काम करना बंद कर देता है, शट डाउन हो जाता है। तो ये थेरेपी थी जो इसके कोलीग्स वगैरह ने दी थी। और ये अगेन आई थिंक वो जो पहला स्लाइड है उसको मैंने यहाँ पे दोबारा लिख दिया है। सो ये भी उसी सेम टू सेम वही है कि लेटेंट कंटेंट का नाम यूज़ हुआ है, मैनिफेस्टेड कंटेंट जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि ये कौन से ड्रीम्स होते हैं। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये सेम टू सेम वही जो पहले स्लाइड में हमने पढ़ा है वही है। अब बात करते हैं लिबिडो की। लिबिडो है क्या? लिबिडो इज़ अ टर्म यूज्ड इन साइको एनालिटिक थ्योरी टू डिस्क्राइब द energy created by survival and sexual instincts. According to Sigmund Freud, the libido is part of the id and is the driving force of all behavior. अब लिबिडो है क्या? लाइक सिगमंड फ्रॉइड कहता है कि अगर कोई सप्रेस डिज़ायर्स है तो वो हमेशा के लिए सप्रेस नहीं रह सकती। ह्यूमन अनकॉन्शियसली उसे कई तरह से निकाल सकती है, मतलब इंसान जो है अनकॉन्शियसली माइंड से उसे कई तरह से निकाल सकता है, जैसे आर्ट, ड्राइंग, ड्रीम, टेक्स्ट, जोक्स, स्लिप ऑफ टंग। और फ्रॉइड ने कहा है कि लिटरेचर और आर्ट में हिडन डिज़ायर ज़रूर होती है, मतलब जो वर्क्स आप पढ़ते हैं लिटरेचर के उसमें हिडन डिज़ायर्स ऑथर के ज़रूर होते हैं, बस आपको उसको रिकग्नाइज़ करना होता है। अब जो सप्रेस डिज़ायर्स होती हैं वो राइटर जो है या तो राइटिंग के फॉर्म में आपको दे देता है, मतलब ऑब्वियसली जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि सोसाइटी के जो है कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जिसमें आप अपने जो डिज़ायर्स होते हैं, जो सप्रेस डिज़ायर्स होते हैं उनको शो नहीं कर सकते, उनको बाहर नहीं निकाल सकते। तो ऑब्वियसली आपको कुछ ऐसा चाहिए जो आप ये सब चीज़ें आपके अनकॉन्शियस माइंड में होती है और कभी ना कभी जो है बाहर आती है। अब जब वो बाहर आती है या तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में बाहर आती है, या वो ड्रीम्स की फॉर्म में बाहर आती है, या वो ड्राइंग की फॉर्म में आती है, या जोक्स की फॉर्म में आती है, या स्लिप ऑफ टंग की फॉर्म में बाहर आती है। और फ्रॉइड ने कहा है कि लिटरेचर और आर्ट में हिडन डिज़ायर ज़रूर होती है। और जैसे साइको एनालिटिक जो है फाइंड आउट करती है, और फ्रॉइड ने सेक्सुअल डिज़ायर्स को ह्यूमन साइकोलॉजी का प्राइमरी एलिमेंट कहा है और उसने इस चीज़ को लिबिडो का नाम दिया है। और लिबिडो को इसने 5 स्टेजेस बताए हैं। ये पहला स्टेज क्या है? ओरल स्टेज। ओरल स्टेज की ये पूरी एक्सप्लेनेशन है। ओरल स्टेज में आपको सिंपल समझाता हूँ, और ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये सेम टू सेम इसी में भी लिखा है। ओरल स्टेज में क्या होता है? ओरल स्टेज का जो टाइम होता है वो बाय बर्थ से लेके 1 साल तक होता है। 1 साल के बच्चे का प्लेयर का जो सोर्स है, मतलब जो खुशी का जो सोर्स है, मतलब जहाँ से बच्चा प्लेयर को डिराइव करता है, वो उसका मुंह होता है, मतलब माउथ होता है। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो हर चीज़ को उठा के मुंह में डालते हैं, उसे टेस्ट करके देखते हैं, और उसे छोटे बच्चों का अपनी माँ के साथ भी यही बॉन्ड होता है, मतलब लाइक सकिंग द मदर मिल्क मेक्स द बॉन्ड बिटवीन बोथ ऑफ देम। अगर ये मिल्क सकिंग के डिज़ायर्स बच्चे के इस एज में पूरे नहीं होते, वो आगे चलकर बच्चे में परेशानी पैदा कर सकता है, जैसे लाइक
नेल बाइटिंग करना, ड्रिंकिंग करना, सिगरेट पीना या फिर माउथ रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। तो ये क्या था, ये ओरल स्टेज था। और ये कब स्टार्ट होता है, बाय बर्थ से लेके 1 साल तक, जिसमें बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता। जो भी उसके सामने आता है वो उसको टेस्ट करता है, मुंह में डालता है। जब वो ये करता है ना तो लाइक फिर वही मदर की बात आ जाती है कि लाइक द मिल्क ऑफ मदर द चाइल्ड सक्स। सो ये जो है बाय बर्थ से लेके 1 ईयर तक होता है। और ये सेम टू सेम यही चीज़ें इसमें भी लिखी गई हैं ये नोट्स में। ये जस्ट मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करने के लिए ऐसे पूरा एक पैराग्राफ लिख लेता हूँ, अदरवाइज़ एक्सप्लेनेशन जो है मैं सिंपली भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद जो है एनल स्टेज। अब एनल स्टेज ये दूसरा स्टेज है। एनल स्टेज क्या है, सो द एनल स्टेज जो है इसका टाइम होता है 1 से 3 साल तक। ठीक है, ये 1 से 3 साल तक इसका जो है टाइम होता है। और 1 से 3 साल तक प्लेयर का जो प्राइमरी फोकस होता है, ये लिबिडो का जो प्राइमरी फोकस होता है वो कंट्रोलिंग ब्लैडर और बाउल मूवमेंट होता है। मतलब बच्चा इस स्टेज में टॉयलेट को कंट्रोल करना सीख जाता है। ये पेरेंट्स की गाइडेंस में होता है। और अगर इसकी ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं होता तो बच्चे में डिसिप्लिन की कमी हो सकती है, या फिर आगे चलकर उसकी पर्सनैलिटी डिस्ट्रैक्टिव हो सकती है। सो इट मीन्स इस एज में जो है बच्चा, ये देखो यहाँ पे मेंशन भी किया, टॉयलेट ट्रेनिंग ऑफ द चाइल्ड्स की एनल स्टेज एक्सपीरियंस। अगर ये टॉयलेट को कंट्रोल नहीं करता, पेरेंट्स की गाइडेंस में ये नहीं होता, तो ये बच्चा आगे जाके इसकी जो पर्सनैलिटी होती है वो डिस्ट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है। आई होप आपको एनल स्टेज की समझ आई होगी। तीसरी स्टेज है हमारे पास पैलिक स्टेज। पैलिक स्टेज क्या है, और इस एज में जो है मतलब जो इसका जो टाइम होता है, जो पैलिक स्टेज का इसका जो टाइम होता है वो 3 to 6 ईयर्स। मतलब फ्रॉइड के मुताबिक, फ्रॉइड के मतलब इस स्टेज में जो है प्लेयर या लिबिडो जो है बच्चों की जेनिटल्स पर फोकस करते हैं। इस स्टेज में बच्चे को लाइक मेल और फीमेल जेंडर का डिफरेंस पता चल जाता है। फ्रॉइड के अकॉर्डिंग इस स्टेज में बच्चे अपने फादर को राइवल समझते हैं। यहाँ पर लाइक आपने एडिपस कम्प्लेक्स की बात, लाइक हम एडिपस कम्प्लेक्स की अगर बात करें, एडिपस कम्प्लेक्स ऑब्वियसली आपने पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है, अगर हम उसकी बात करें तो जहाँ पर बच्चा अपनी मदर को लाइक पॉसिव करना चाहता है, मतलब हासिल करना चाहता है, और फादर को अपना दुश्मन समझता है। जैसे एडिपस जो था अपने फादर को अपना दुश्मन समझता था और अपनी मदर को लाइक करता था। सो अपने दुश्मन को समझता था, अपने फादर को अपना दुश्मन समझता था, लेकिन इस फीलिंग के साथ साथ बच्चे में पनिशमेंट का डर भी होता है। और इस फेयर को फ्रॉइड ने का लाइक कैस्ट्रेशियन एंजाइटी का नाम दिया है। ये थ्योरी मेल चाइल्ड के लिए थी, और गर्ल्स के लिए इस थ्योरी को फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया था। लाइक यहाँ पे मेंशन भी किया होगा, ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहा गया है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में जो गर्ल्स होती हैं वो अपनी मदर को राइवल समझती है, मतलब दुश्मन समझती है, और अपने फादर को ज़्यादा प्यार करती है। अभी आप देख सकते हैं अपोजिट सब कुछ हो रहा होता है। जैसे एडिपस में क्या था, जो एडिपस था वो अपनी माँ से ज़्यादा अटैच था, लेकिन अपने फादर को अपना राइवल समझता था, अपने दुश्मन समझता था। इसी तरह फिर इसके बरक्स जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स आ गया। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो लड़की होती है वो अपने फादर के साथ ज़्यादा अटैच होती है, लेकिन जो मेल होता है, जो बॉय होता है, वो अपनी मदर के साथ ज़्यादा अटैच होता है। तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो ये फीमेल के लिए है, और एडिपस कम्प्लेक्स लाइक उसको हम जो नाम देते हैं वो एडिपस कम्प्लेक्स का नाम देते हैं। सो वो जो था मेल के लिए था। अब जब अपने फादर को ज़्यादा प्यार करती है, मतलब जो लड़की होती है वो अपने फादर को ज़्यादा प्यार करती है, बच्चा अपने अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होता है। सिंपल, बच्चा जो है अपने अपोजिट सेक्स से अट्रैक्ट होता है, और ये जो है 3 to 6 ईयर्स तक होता है। मतलब इसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, और इसमें जो है बच्चे को ये पता चल जाता है कि मेल और फीमेल में क्या फ़र्क है। सो ये देखो, ये पूरी एक्सप्लेनेशन है एडिपस रेक्स की, यहाँ से जो स्टार्ट होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। एडिपस रेक्स ऑब्वियसली आपने पढ़ी होगी, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। फिर इसके बाद हमारे पास जो 4th स्टेज आता है वो है लेटेंट पीरियड या लेटेंसी स्टेज। द 4th स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज़ द लेटेंसी स्टेज। अब इस स्टेज में क्या होता है, और इसका जो टाइम होता है वो लाइक 6 ईयर्स टू पबरिटी। पबरिटी से मुराद लाइक बलोगत तक। इस स्टेज में बच्चे में सुपर ईगो जो है डेवलप होती है।
इड जो होता है वो सप्रेस होता जाता है। सुपर ईगो से मुराद ये एक एंजल पार्ट होता है आपका। एंजल पार्ट से मुराद आपके बहुत सी चीज़ों से रोकता है, आपको बताता है कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए, आपको नहीं करनी चाहिए। और जो इड होती है वो आपको ये बता दे कि जो आपके मन में है, जो आपके दिल में है, वो करो। और इड जो है ये ओबियसली आपके लिए डिस्ट्रक्टिव साबित होता है। सुपर ईगो जो है इड को कंट्रोल करता है। इसमें बच्चा सुपर ईगो जो है इसमें बच्चे में जो है सुपर ईगो डेवलप होती है। इड जो होती है वो सुप्रेस होता जाता है और सुपर ईगो बढ़ती जाती है। बच्चा सोशल स्किल्स को सीखता है और सोशल होता है, मतलब जो बच्चा होता है वो सोशल हो जाता है। यहाँ पर ईगो और सुपर ईगो डेवलप होती है। ये टाइम बच्चे का स्कूल का टाइम होता है और अपना इंटरेस्ट खेल कूद में लगाता है। सो इट मीन्स के जो लेटेंट स्टेज होता है ये आपकी 6 ईयर से लेके फेब्रुअरी तक होता है और इसमें आपका सुपर ईगो इड ये सब आ जाता है। सुपर ईगो इड ईगो ये सब पे ऑलरेडी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, वो आप देख लें। उसके बाद आता है जेनेटियल स्टेज। अब जेनेटियल स्टेज जो है ये प्यूबर्टी से लेके डेथ तक होती है, मतलब आपकी बलोगत से लेके आपकी डेथ तक होती है। इसका जो टाइम होता है वो प्यूबर्टी टू डेथ, ये टाइम जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट का टाइम होता है। इसमें बच्चे अपने अपोजिट सेक्स के लिए इंटरेस्ट रखता है। यहाँ पर उसे ह्यूमन सेक्सुअल डेवलपमेंट के साथ साथ सोसाइटी में अपनी एक पहचान बनानी होती है और ये सोचता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये थी जेनेटियल स्टेज की एक्सप्लेनेशन। अब आपको ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ों का पता चल गया होगा कि ड्रीम्स में आपके साथ क्या क्या होता है और जो ड्रीम्स होते हैं वो ऑब्वियसली आपके अनकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड होते हैं, ये आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं होते, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जब आप सोते हो तो वो शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर उसके बाद लिबिडो को हमने डिस्कस किया। लिबिडो का जो कंसेप्ट था वो भी सिगमंड फ्रॉइड ने ही दिया था और इसके फिर 5 स्टेजेस हमने डिस्कस किए ईजी वे में। फिर भी आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।